ओके बेटा, क्लास स्टार्ट करते हैं। ये बेटा क्रैश कोर्स स्टार्ट टाइप एक चीज़ है, समझो। ठीक है। लेकिन इसमें हम कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स कवर करेंगे, बिकॉज कंप्यूटर साइंस का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। कंप्यूटर साइंस का सिलेबस समझो कि अगर आप करना चाहो तो 15 डेज के अंदर पूरा पूरा कंप्लीट सिलेबस कर सकते हो। मेन काम है इसको अंडरस्टैंड करना और लॉजिक क्रिएट करना इन P2। मेन फोकस हम P2 पे रखेंगे, P1 तो जल्दी जल्दी हम कवर कर लेंगे। P2 से ही आज स्टार्ट करेंगे बेटा, और P2 की बेसिक्स करेंगे। P2 में आपके तीन टॉपिक्स हैं। नंबर वन, लॉजिक गेट्स। नंबर टू जो है वो आपका प्रोग्रामिंग है। इसमें सूडो कोड सब कुछ आ जाते हैं। और तीसरा जो है दैट इज डेटाबेस। ठीक है। लॉजिक गेट्स और डेटाबेस आपके, सिर्फ आप लॉजिक गेट्स और डेटाबेस भी कर दो ना तो अराउंड 15 to 20 मार्क्स आपके इधर से आ जाते हैं P2 के अंदर। बाकी आपने प्रोग्रामिंग की बेसिक्स जो थ्योरी होती है वो करो तो 30 मार्क्स या 35 मार्क्स तो आप इस तरह इसके अंदर अटेन कर सकते हो। बाकी जो है वो आपको प्रोग्रामिंग आनी चाहिए तभी आप कर सकोगे। स्टार्ट करेंगे बेटा हम प्रोग्रामिंग की। और प्रोग्रामिंग बेसिक्स की बात करेंगे, सिर्फ प्रोग्रामिंग नहीं है और भी काफ़ी सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। सबसे पहली चीज़ बेटा जो हमने पढ़नी है दैट इज नोन एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, प्रोग्राम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल भी कहते हैं इसको, एंड वी आल्सो कॉल इट एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। इसकी स्टेजेस हैं, इसका पहला क्वेश्चन आप पेपर में देखो तो आपको नजर आएगा। इसकी कुछ स्टेजेस हैं दैट वी हैव टू गो थ्रू। सबसे पहली स्टेज जो है इसको हम कहते हैं एनालिसिस। ठीक है, एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। और इसके अंदर फर्दर हम कुछ काम करते हैं। सबसे पहला काम जो हम एनालिसिस के अंदर करते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है जिसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स इन्वॉल्व नहीं होती, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। सो इन एब्स्ट्रैक्शन हम अपने सॉफ्टवेयर में से, सॉफ्टवेयर तो नहीं कहते, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। फॉर एग्जांपल आप लोग मेरे से कोई सॉफ्टवेयर बनाने आए हो। ठीक है, आप लोगों ने मेरे से कोई सॉफ्टवेयर बनवाना है। तो आप एक नॉन टेक्निकल पर्सन हो सकते हो और मैं टेक्निकल पर्सन हूँ। तो मुझे पता है इसमें से क्या की पॉइंट्स हैं और क्या चीज़ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। तो आई हैव टू रिमूव ऑल द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और जस्ट मुझे की पॉइंट्स रिक्वायर्ड है। इसी को एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। दैट इज रिमूविंग अननेसेसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट कहते हैं इसको। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट का मतलब है जो सॉफ्टवेयर बनाना है ना, उसकी रिक्वायरमेंट आएगी मेरे पास, मैंने सॉफ्टवेयर बनाना है, उसमें से अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करना एंड राइटिंग डाउन द की पॉइंट्स। की पॉइंट्स चाहिए होंगे इन ऑर्डर टू डेवलप द सॉफ्टवेयर, आई जस्ट हैव टू राइट दम डाउन और उन्हीं पे काम करूंगा मैं। जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो हमारे किसी काम की नहीं है, तो आई कैन रिमूव इट फ्रॉम दी सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे बेटा ये टर्म जो है आपको आनी चाहिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट क्या चीज़ है, ये वो जो डेटा या हमें जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमने क्या सॉफ्टवेयर बनाना है। ठीक है, कस्टमर होता है ज़्यादातर, वो हमें प्रोवाइड करता है। देन बेटा इसकी सेकंड स्टेज इज नोन एज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन का मतलब अब सबको पता है, दैट इज ब्रेकिंग डाउन समथिंग इनटू स्मॉलर पार्ट्स। क्योंकि ये प्रॉब्लम इतनी बड़ी होती है तो इसको आसानी से बनाने के लिए हम इसको ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू स्मॉलर पार्ट्स। सो ब्रेकिंग डाउन दी प्रॉब्लम, प्रॉब्लम का मतलब होता है सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, ब्रेकिंग डाउन दी प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। ठीक है, वाई डू वी ब्रेक इट डाउन? सो इट इज easier फॉर अस टू, सो इट इज easier फॉर अस टू उसके ऊपर कोडिंग करना या प्रोग्रामिंग करना, प्रोग्राम। ठीक है, अब डीकम्पोज करके हम क्या क्या चीज़ें बनाते हैं, डीकम्पोज करके हम किस किस चीज़ में डिवाइड करते हैं। सो लिख लो अपने पास बेशक, ये प्रॉब्लम इज डिवाइडेड इनटू, जितनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, तीन चीज़ें तो होती हैं हमारे पास मेन, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, एक और चीज़ भी होती है इसको हम स्टोरेज कहते हैं।
ये सारी चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और स्टोरेज के अंदर हम इसको डिवाइड कर देते हैं। दिस इज नोन एज डीकम्पोजिशन। कभी कभी क्वेश्चन आता है, होता है बेटा कि डीकम्पोज होके किन फर्दर पार्ट्स में वो डिवाइड होते हैं, तो आपने यहाँ पे डीकम्पोजिशन में ये लिखना है। देन थर्ड हमारे पास आती है, इसको हम कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ दी प्रॉब्लम। ये पहला होना चाहिए था, लेकिन एक ही बात है, आप आखिर में लिख सकते हो। आइडेंटिफाई करना कि मेन प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम का मतलब वो है रिक्वायरमेंट। प्रॉब्लम का मतलब ही नहीं कोई मसला हो गया। प्रॉब्लम इज दी, जो रिक्वायरमेंट है, क्या सॉफ्टवेयर बनाना है, उसको हम आइडेंटिफिके उस प्रॉब्लम को हम आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है बेटा, दिस इज द एनालिसिस स्टेज। ये सब कुछ हम एनालिसिस के अंदर ही करेंगे। सेकंड स्टेज, अब एनालिसिस हो जाएगा तो वी हैव टू क्रिएट अ डिज़ाइन। आपने जब भी कोई घर बनाना होता है फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करते हो, पहले उस पर एनालिसिस करते हो कि कैसा घर बनाना है, किधर बनाना है, कितना बड़ा बनाना है, ठीक है, इतने रूम्स होंगे, कितना स्टोरी घर है, ये आप पर सारा एनालिसिस करते हो। वंस द एनालिसिस इज डन, आप उसके डिज़ाइन पे आते हो, आप उसका स्ट्रक्चर बनाते हो, उसका मैप बनाते हो। ठीक है, अपने पास ऑन डॉक्यूमेंट्स आप उसको बनाते हो। तो डिज़ाइनिंग के अंदर भी हम कोडिंग स्टार्ट नहीं करें, ठीक है, कोडिंग स्टार्ट नहीं की अभी हमने। वी आर जस्ट क्रिएटिंग एक तरह से मैप, जिसको फॉलो करके हम उसका कोड बना सकते हैं। ठीक है, अब डिज़ाइनिंग की आगे फर्दर स्टेजेस आती हैं जो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास फ्लो चार्ट्स हैं, सेकंड हमारे पास सूडो कोड है, और थर्ड जो है दैट इज स्ट्रक्चर चार्ट्स या स्ट्रक्चर डायग्राम्स, दोनों कहते हैं इसको। ठीक है, ये तीन चीज़ें हम डिज़ाइनिंग फेज में करते हैं। ये उसी तरह, इस तरह घर का आप मैप बनाते हो ना, घर का मैप जब बन रहा होता है तो वो डिज़ाइनिंग फेज में ऐसे ही बन रहा होता है। देन आते हैं बेटा हम थर्ड चीज़ में, जिसको हम कहते हैं कोडिंग। वंस द डिज़ाइनिंग फेज इज डन, आपने मैप बना लिया घर का, नाउ यू कैन गो ऑन टू द कोडिंग स्टेज। ठीक है, और कोडिंग का मतलब होता है, कोडिंग का मतलब है यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो और उसके थ्रू अपने प्रोग्राम को कोड कर लेते हो। ठीक है, दिस इज नोन एज कोडिंग। ठीक हो क्या बेटा। वंस द प्रोग्राम इज डन, प्रोग्राम डन हो गया बेटा, बिल्कुल पूरा हो गया, तो यू हैव टू टेस्ट इट। लास्ट स्टेज होती है आपके पास, को हम टेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, टेस्टिंग के अंदर फिलहाल हम टाइप्स ऑफ टेस्टिंग नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ टेस्ट डेटा पढ़ेंगे, किस कौन कौन सा डेटा दे के आपके प्रोग्राम को टेस्ट किया जा सकता है। दैट इज नोन एज टेस्टिंग। ठीक है बेटा, क्लियर यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। वैसे इसकी कोई स्टेज भी होती है, हम ए लेवल में पढ़ते हैं, उसको मेंटेनेंस कहते हैं। कोई चेंजेस करनी पड़ जाए ना, तो उसको हम मेंटेनेंस कहते हैं। वो अभी फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है। तो ये चार स्टेज बेटा याद रखना है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। यहाँ तक लिख लो बेटा, 1 मिनट देता हूँ मैं आपको। हाँ बेटा, ओके। नेक्स्ट आते हैं बेटा हम डेटा। जब भी हमने किसी प्रोग्राम बनाना है, वी हैव टू डील विद डेटा स्टोरेज।
ठीक है, जब भी हमने प्रोग्राम बनाना है तो विल हैव टू डील विद डेटा स्टोरेज। सबसे अगर आपको ये बात समझ आ गई ना डेटा स्टोरेज क्या चीज़ है, तो आप आपकी प्रोग्रामिंग लॉजिक तभी बनेगी, वरना आप नहीं बना सकोगे मैंने करने यूज़ कैसे करना है प्रोग्राम को। डेटा स्टोरेज का मतलब है कहीं भी आपने डेटा यूज़ करना है, कोई नंबर है, कोई नाम है, कुछ भी है, यू शुड स्टोर इट समवेयर। सबसे पहले कहीं पे स्टोर करो एंड देन यूज दैट स्टोरेज लोकेशन, उसको उस डेटा को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, सबसे पहले यू विल हैव टू स्टोर इट समवेयर। तो स्टोर करने के लिए बेटा हमारे पास तीन चीज़ें अवेलेबल हैं। एक का नाम है कांस्टेंट, एक का नाम है वेरिएबल, और तीसरी चीज़ का नाम है एरेज। तीनों डेटा स्टोर करने के लिए ही यूज होते हैं। ठीक है, ऑल ऑफ दीज थ्री थिंग्स आर यूज टू स्टोर डेटा। कुछ भी आपने डेटा के साथ डील करना है तो 99% ऑफ द टाइम यू विल हैव टू स्टोर इट इन अ वेरिएबल, कांस्टेंट और एन एरे, और उसके बाद आप उस डेटा को एक्सेस करके वहां से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं बेटा हम वेरिएबल और कांस्टेंट्स की। डिफरेंस बिटवीन अ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट। ठीक है, इन दोनों के बीच में आपके पास डिफरेंस क्या है ये हमने सबसे पहले डिस्कस करना है। वेरिएबल का मतलब होता है वेरिएबल, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, और कांस्टेंट आपको पता है चेंज नहीं होता। लेकिन ये यहाँ पे बच्चे डेफिनेशन गलत क्या करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन चेंज ड्यूरिंग द execution of a program, whereas the value stored in a constant remains the same। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात अगर आप नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन इज इनकम्प्लीट। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन का मतलब है जब प्रोग्राम रन हो रहा हो, प्रोग्राम इज इन द रनिंग स्टेज। एक डेवलपमेंट स्टेज होती है, एक उसकी एग्जीक्यूशन स्टेज होती है। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन का मतलब है प्रोग्राम इस वक्त करंटली इन एग्जीक्यूशन है, रन हो रहा है, और आपने कोई वेरिएबल बनाया, कोई स्टोरेज लोकेशन बनाई, उसकी वैल्यू अगर चेंज हो रही है तो इट इज़ ए वेरिएबल। अगर आप इसको चेंज नहीं कर सकते तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट हम क्यों यूज़ करेंगे? जहाँ पे हम ना चाहते हो कि प्रोग्रामर या यूज़र उसकी वैल्यू को चेंज कर सके। ठीक है, वहाँ पे हम यूज़ करेंगे कांस्टेंट। एरे हम बाद में पढ़ेंगे। एरेज भी डेटा स्टोरेज एरिया हैं, लेकिन आपको पता होगा, आपने तो आपने पढ़ा हुआ ही है कि एरेज आर यूज टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज एट ए टाइम, एक वक्त में मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, फ्रिज है, फ्रिज के अंदर आपको एक चीज़ रखते हो एक वक्त में? नो, फ्रिज में सारी एक टाइप की चीज़ें खाने की, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं आपके पास उसके अंदर पड़ी हुई हैं। ठीक है, सो दैट मीन्स के फ्रिज इज लाइक एन एरे। कोई ऐसी जगह हो जहाँ पे एक ही चीज़ की जगह हो, वहाँ पे तो वो उसका वेरिएबल या कांस्टेंट कह सकते हो, कि वहाँ पे एक ही चीज़ स्टोर हो सकती है, एक ज़्यादा चीज़ें स्टोर नहीं हो सकती। ठीक होगी बेटा। अब जब भी आपने डेटा स्टोर करना होगा, जाहिर सी बात है उसकी कोई ना कोई स्पेसिफिक टाइप होगी, ताकि आप उसी टाइप की लोकेशन पर जाके स्टोर करो। आपने खाना स्टोर करना है, यू वांट टू स्टोर योर फूड, जाके कहाँ पे रखते हो? फ्रिज में जाके रखते हो। ठीक है, आपने अपनी बुक स्टोर करनी है कहीं पे, तो किसी कबर्ड में या कोई शेल्फ है उसमें जाके रखते हो। आपके पास कपड़े आपने स्टोर करने हैं, तो कोई क्लोजेट होती है, कुछ होता है, वहाँ पे जाके आप उसको लगाए। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ द स्टोरेज, उस टाइप का आपके पास वेरिएबल होना चाहिए। ये ड्यूरिंग क्रिएशन ऑफ द वेरिएबल हम उसको डिसाइड करते हैं। इनको हम कहते हैं बेटा बेसिक डेटा टाइप्स। दीज आर नोन एज बेसिक डेटा टाइप्स, जो हमारे पास पांच हैं इन योर सिलेबस। डेट पी होती है यहाँ पे, एक डेट हमारे पास फिलहाल सिलेबस में नहीं है। सबसे पहली इज इंटीजर, नंबर टू इज रियल, नंबर थ्री इज कैरेक्टर, नंबर फोर इज स्ट्रिंग, एंड नंबर फाइव इज बूलियन। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इंटीजर इज अ होल नंबर। होल नंबर का मतलब है कि इसके अंदर डेसिमल पॉइंट्स नहीं आ सकते। डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट एक्सेप्टेबल इन दिस केस। फाइव एक्सेप्टेबल, 2.5 नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर इज 5, बट 2.5 इसकी एग्जाम्पल नहीं है। अगर आप 2.5 ही स्टोर करना चाह रहे हो तो यू हैव टू यूज द रियल डेटा टाइप, जिसको हम 2.5 कहेंगे। यहाँ पे ये स्टोर हो सकता है। क्या आप 5 स्टोर कर सकते हो? यस, 5 भी स्टोर हो जाएगा इसके अंदर जाके, लेकिन वो 0.0 उसके ऑटोमेटिकली उसके आगे लगा देगा। इंटीजर्स भी आ जाते हैं 5 के अंदर, और सॉरी रियल के अंदर।
कैरेक्टर क्या होता है बेटा? सिंगल कैरेक्टर जब भी आपने स्टोर करना हो, सिंगल कैरेक्टर यूज टू स्टोर अ सिंगल कैरेक्टर ओनली। एक कैरेक्टर होना चाहिए है, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सिंगल कैरेक्टर ओनली। ठीक है। अब जब भी आप कैरेक्टर स्टोर करोगे तो आपने इसको सिंगल कोट्स में डालें। फॉर एग्जांपल मैं ए स्टोर करना चाहता हूँ, तो सिंगल कोटेशन मार्क्स नहीं होते, वो आपने डालें सिंगल, डबल नहीं डालें। डबल कोट्स होते हैं ना, वो नहीं डालें, वो स्ट्रिंग के लिए होते हैं। सिंगल कोट्स में आपने लिखना है। इसके अंदर कुछ भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है, नंबर भी आ सकता है। ठीक है। अब इस टू में, और अगर यहाँ पर इंटीजर टू होगा, दोनों में डिफरेंस होगा। करेक्टर वाला जो वैल्यू होती है, दैट कैन नॉट बी यूज्ड इन मैथमेटिकल इक्वेशंस। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है कोई, वहाँ पे कैरेक्टर यूज में से उसके अंदर नंबर ही हो, बट वो वहाँ पे यूज़ नहीं हो सकेगा। अगर इंटीजर वाला स्टोर्ड है तो उसके अंदर वहाँ पे वो यूज़ हो सकता है। स्ट्रिंग, अगर आपने अपना नाम फॉर एग्जांपल स्टोर करना है, क्या उसके अंदर एक ही कैरेक्टर होता है? नहीं। हर नेम हैज़ मल्टीपल कैरेक्टर्स। किसी को, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई बंदा होगा इसका नाम एक ही कैरेक्टर होगा। ठीक है। तो जब भी आपने इस तरह का ईमेल एड्रेस है, अपना घर का एड्रेस है, कुछ भी स्टोर करना है, तो फॉर दैट वी हैव अनदर डेटा टाइप जिसको हम कहते हैं स्ट्रिंग। मोर देन वन कैरेक्टर, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इसको आप लिखते हो बेटा डबल कोट्स के अंदर। फॉर एग्जाम्पल मैंने हफी स्टोर करना है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है। और ये चीज़ यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगी। डबल कोट्स में यूज़ होता है, याद रखना बेटा, इसको आपने हमेशा डबल कोट्स के अंदर लिखना है स्ट्रिंग को। लास्ट वन इज बुलियन बेटा। जब भी एक के दो पॉसिबल वैल्यूज हो ना किसी की, तो आप उसको ट्रू या फॉल्स करते हो। कोई नंबर इंटीजर है, जो सॉरी कोई नंबर इवन है, आपने चेक करना है या नहीं होता है ना, तो ट्रू या फॉल्स में आप उसको सेट कर सकते हो। कुछ चीज़ ढूंढ रहे हो आप, या तो चीज़ मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो उसके लिए भी आप ट्रू या फॉल्स। ठीक है, तो सर्चिंग करनी हो, इस तरह की चीज़ें करनी हो, तो वी यूज़ अ बुलियन डेटा टाइप। हम इसको यूज़ करेंगे तो आपको वहाँ पे जाके इसका आइडिया होगा फिर। क्लियर बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी को है तो मुझे बताओ। नो कंफ्यूजन्स। ये होगी बेटा हमारे पास बेसिक डेटा टाइप्स। अब बेटा जब हम डेटा स्टोर कर लेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनके ऊपर कोई ना कोई मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने पड़ सकते हैं, कोई कंपैरिजंस करने पड़ सकते हैं। उनके लिए वी यूज डिफरेंट ऑपरेटर्स। ठीक है। अब ऑपरेटर्स क्या हैं मैं आपको दिखा रहा हूँ वन बाय वन। सबसे पहले बेटा वी हैव अरिथमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। ठीक है, एंड रेज टू पावर। इसमें यहाँ पे डिफरेंस हमें क्या नजर आ रहा है कि प्लस माइनस तो वैसे ही है, मल्टीप्लाई की जगह हम इंस्टेड मल्टीप्लाई का साइन वो एक्स वाला यूज करें, यूज स्टार। डिवीजन में इस ये नहीं यूज करना बेटा आपने, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं आप यूज कर सकते। आपने नॉर्मल स्लैश यूज करना है। ठीक है। एंड वी ऑल्सो हैव रेज टू पावर। अगर मैं लिखना है टू का स्क्वायर निकालना है, तो मैं टू पर टू नहीं लिख दूंगा, टू रेज टू पावर आएगा, और इसी के सामने नॉर्मल टू ही लिखोगे, दिट मीन्स टू का स्क्वायर। ठीक है। दीज आर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, याद रखना है अरिथमेटिक। मैथ्स के लिए हम इसको यूज करते हैं, मैथ्स के ऑपरेशंस करने के लिए। देन वी हैव बेटा रिलेशनल। पहले इनका नाम कुछ और होता था, लॉजिकल होता था। अब हमने इनका नाम रिलेशनल रख दिया। ठीक है। क्या है रिलेशनल, मैं आपको बताता हूँ। रिलेशनल ऑपरेटर जो है बेटा कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं। याद रखना अपने पास, जब भी आपने दो नंबर्स को कंपेयर करना है ना, ठीक है, तब आपने यूज करना है रिलेशनल ऑपरेटर। इसमें ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, लेस देन होगा सिर्फ, नॉट इक्वल टू का सिंबल ये होता है बेटा, याद रखना या भूल जाओगे बाबा। नॉट इक्वल टू पाइथन में इसका सिंबल पता है कैसा होता है? पाइथन में ना, अगर पाइथन आप यूज़ करो, उसमें ऐसा सिंबल होता है नॉट इक्वल टू का। यहाँ पे हम पाइथन क्योंकि यूज़ नहीं कर रहे, सूडो कोड यूज़ करें, तो ये साइन है। कैसे याद रखना है? दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं बस, दोनों साइन एक दूसरे को देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अ नॉट इक्वल टू सिंबल। ठीक है। अब ग्रेटर देन इक्वल टू भी मैं पेपर्स चेक कर रहा था कुछ, उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू को बच्चों ने ऐसे लिखा हुआ था। ये बेटा नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ग्रेटर देन और इक्वल टू अलग अलग होते हैं, बिकॉज कीबोर्ड में कोई ऐसी की नहीं है जिसमें आप इनको दोनों को इकट्ठा लिख सकें। कीबोर्ड में कोई ऐसी की नहीं आती ना, तो आपने ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों अलग अलग लिखने हैं। जिस तरह ये नजर आ रहे हैं, लेस देन इक्वल टू भी इस तरह दोनों अलग लिखने हैं। ठीक है। इक्वल टू इज नॉर्मल इक्वल टू जो आपका होता है। देख लो बेटा इनको जल्दी से।
ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। इसको हम कहते हैं लॉजिकल। पहले ये बूलियन होते थे, अब ऑपरेटर। इनको लॉजिकल यूज कैसे करना है बात की बात है, फिलहाल आप लिख लो उनको। लॉजिकल ऑपरेटर्स में वो काफ़ी बात की बात है, बात है। लॉजिकल ऑपरेशन हमारे हमारे पास आ जाते हैं बेटा एंड, और नॉट। ये लॉजिक गेट्स नहीं है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, याद रखना, एंड और नॉट। ठीक है। ये कोई कंपैरिजन, दो कंपैरिजन इकट्ठे करने हो आपने, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 10 से लेके 20 के बीच में होना चाहिए, तो ग्रेटर देन 10 एंड लेस देन 20। देखो यहाँ पे एंड का वर्ड यूज होता है। इस तरह की रेंजेस जब हमने डिफाइन करनी होती है या कोई हमने ऑप्शन देनी हो तो हम और कर सकते हैं, या हम चाहते हो कि ये चीज़ ना हो तो हम वहाँ पे नॉट भी यूज कर सकते हैं। डन हो गया बेटा। लॉजिकल ऑपरेशंस आपके पास एंड और नॉट है। एक ऑपरेटर रह गया बेटा जिसको हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। वैल्यूज असाइन करने के लिए यूज होता है। मैथ्स में तो बहुत सिंपल है, तो वैल्यू साइन करनी हो तो क्या सिंपल यूज होता है, वी यूज एन इक्वल टू सिंबल। ठीक है, हमने करना हो फॉर एग्जाम्पल नम इज इक्वल टू 10 करना हो, ये तो मैथ्स है। इक्वल टू हमने यूज कर लिया एज अ रिलेशनल ऑपरेशन। ठीक है। तो नाउ इट कैन नॉट बी यूज एन असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है। तो वी हैव टू यूज एक एरो। फॉर एग्जाम्पल एक ए जो है, इट माइट बी ए वेरिएबल और ए कांस्टेंट, और इसे हम इसको वैल्यू साइन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, वेरिएबल ही हो सकता है, कांस्टेंट को तो हम क्रिएट करते हुए ये साइन कर दें, पीछे कांस्टेंट आता है, डिक्लेरेशंस बाद में करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नम है, नम को हम साइन कर रहे हैं 20। ठीक है। नेम है हमारे पास एक वेरिएबल, नेम के अंदर हम उस्मान डाल रहे हैं फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। इस तरह करके हमारे पास एज है, एज को हम असाइन कर रहे हैं 14। ठीक है। एड्रेस है, ठीक है, तो हम असाइन कर रहे हैं हाउस 444 कोमा स्ट्रीट समथिंग 3। ये जो है हमारे पास, दिस इज अ स्ट्रिंग, और हमारे पास इस तरह स्टोर हो गया इसके अंदर। तो असाइनमेंट यूज करना है बेटा। कॉमन मिस्टेक्स है स्टूडेंट्स की, यहाँ पे वो इक्वल टू का साइन डाल देते हैं। यू हैव टू यूज दी असाइनमेंट जब आप वैल्यू असाइन कर रहे हो किसी चीज को। ठीक है बेटा, क्लियर। ओके, अब यहाँ पे आपने चीज नोटिस की होगी कि मैंने एक वेरिएबल का नाम ए रखा, एक वेरिएबल का नाम नम रखा, एक का नाम नेम रखा, एक का एज रखा, एक का एड्रेस लिखा। कौन सा नाम आपको सही नहीं बता सक रहा कि इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? इनमें से कौन सा ऐसा वेरिएबल नेम है जिसके जिसको पढ़ के आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या स्टोर है? हफी, कौन सा वाला ऐसा वेरिएबल नेम है हमारे पास जिसको पढ़ के आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर क्या स्टोर्ड है? सर एक। ए। ठीक है। ए को पढ़ के हम ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर स्टोर्ड क्या है। नाम से पढ़ा कोई नंबर होगा, नेम है पता है कोई नाम होगा, एज में पता है कोई ऐसी एज होगी, एड्रेस। इसका मतलब है जब भी आप वेरिएबल का नाम रखो, मेक श्योर इट इज मीनिंगफुल। मीनिंगफुल वेरिएबल नेम्स क्या होते हैं बेटा? जिनका जिनको देख के ही आपको पता लग जाए कि इसके अंदर क्या स्टोर्ड है। नॉट जस्ट दिस बेटा, कुछ और रूल्स भी होते हैं दैट यू नीड टू फॉलो व्हाइल डिसाइडिंग अ नेम फॉर अ वेरिएबल। इनको हम कहते हैं वेरिएबल नेमिंग रूल्स। जब भी वेरिएबल बनाओगे तो कुछ रूल्स फॉलो करोगे, उसके अलावा आपने कोई वेरिएबल का नाम नहीं रखना। सबसे पहले बेटा वेरिएबल नेमिंग रूल इज के आपका वेरिएबल नेम कैन नॉट कंटेन एनी स्पेसेस। स्पेस नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल आपने वेरिएबल का नाम रखना है फर्स्ट नेम। ठीक है। तो वेरिएबल का नाम आप फर्स्ट नेम दोनों को जोड़ के लिखोगे, फर्स्ट और नेम दोनों अलग होंगे। जैसी स्पेस आती है ना, तो आपका जो कंपाइलर होता है या जो प्रोग्राम जहाँ पे रन हो रहा होता है, उसको वो समझता है कि यहाँ पे कोई नई कमांड स्टार्ट होगी। ठीक है। तो वेरिएबल नेम के बीच में आपने कभी स्पेस नहीं डालनी। देन इट कैन नॉट कंटेन एनी स्पेशल कैरेक्टर्स। कोई स्पेशल कैरेक्टर्स नहीं। एट द रेट, फुल स्टॉप, अंडरस्कोर,
एंड का साइन, डॉलर का साइन, कुछ भी बेटा आप वहां पे यूज नहीं कर सकते। नो स्पेशल कैरेक्टर्स शुड बी इन्वॉल्व्ड दिस। अब इसकी नेमिंग कन्वेंशन क्या है? स्टार्ट्स विद एन अपर केस कैरेक्टर। अपर केस कैरेक्टर से स्टार्ट करना है आपने इसका नाम, ठीक है। कैन कंटेन फर्दर कैरेक्टर्स और नंबर्स। आगे नंबर्स भी आ सकते हैं और कैरेक्टर्स भी आ, स्पेशल कैरेक्टर बस नहीं आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने नाम रखना है अपने वेरिएबल का फर्स्ट नेम, ठीक है। तो फर्स्ट नेम ऐसे रखो। दिस इज अ वेरी गुड नेमिंग कन्वेंशन, जिसमें आप दो अगर नाम आ, दो वर्ड्स आ भी रहे हैं तो स्पेस ना आए, बस दोनों का पहला पहला आप अपर केस में कर दो, स्पेस नहीं आनी चाहिए, ठीक है। या आप कोई नाम रखना चाहते हो नंबर टू, ठीक है, ऐसे लिखोगे नंबर टू, ठीक है। ये नाम है वेरिएबल का, ये डेटा नहीं है, उसके अंदर डेटा नहीं स्टोर, दिस इज जस्ट द नेम ऑफ द वेरिएबल। ओके, देन दे आर केस इनसेंसिटिव, ठीक है। केस इनसेंसिटिव का मतलब क्या है? अपर केस और लोअर केस से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ नम, एक वेरिएबल बनाता हूँ ऐसे करके नम आर कंसिडर्ड एज दी सेम वेरिएबल्स। दोनों बेटा ये सेम वेरिएबल्स हैं, इस नाम में और इस नाम में कोई डिफरेंस नहीं, आप यूज कर सकते हो दोनों को एज वन, ठीक है। देन द नेम्स मस्ट बी मीनिंगफुल। और भी कुछ ना कुछ रूल्स होते हैं, लेकिन आप अगर ये फॉलो करो तो मेरा नहीं ख्याल आप कुछ उसमें गलत करोगे। इन्हीं को फॉलो करके यू कैन क्रिएट अ गुड नेम। ओके, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मस्ट नॉट बी वन ऑफ द कीवर्ड्स। लाइक कीवर्ड्स कौन कौन से होते हैं बेटा हमारे पास हमने पढ़ा होगा, एक वर्ड होता है डिक्लेयर का, ठीक है। एक वर्ड हमने इंटीजर पढ़ा था, ठीक है, रियल पढ़ा था, डेटा टाइप्स के वर्ड्स पढ़े थे, ये सारे कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स होते क्या हैं, ठीक है। कीवर्ड्स क्या होते हैं बेटा हमारे पास? जो प्रोग्रामिंग की अपनी टर्म्स होती है, ठीक है। प्रोग्रामिंग की कुछ अपनी टर्म्स होती हैं जो वो यूज़ करते हैं, कमांड्स है, these are actually कमांड्स, जिसको देख के वो ना कोई प्रोग्रामिंग आपका जो भी लैंग्वेज है वो कुछ ना कुछ काम करती है। उनमें से कोई नहीं होना चाहिए, उसके अलावा आप कुछ भी इसके अंदर रख सकते हो, ठीक है। मस्ट नॉट बी वन ऑफ द कीवर्ड्स दैट यू हैव इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है बेटा। ये आपने ना रूल्स फॉलो करने हैं, उसके बाद आप इसके बाद कोई भी नाम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, क्लियर सबको? नेक्स्ट इज हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल। हाउ टू क्रिएट अ वेरिएबल बेटा, ये चीज जो है बेटा, क्रिएशन को हम, क्रिएशन ऑफ अ वेरिएबल इज नोन एज डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन कहा जाता है, डिक्लेयर करना होता है आपने वेरिएबल। एनी वेरिएबल यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड, एनी वेरिएबल यूज मस्ट बी डिक्लेयर्ड अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। कभी कभी कहते हैं डिक्लेरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, तो फिर आपको डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी आप कह देगा नो डिक्लेरेशन इज रिक्वायर्ड, बस डायरेक्टली यूज करो। लेकिन वैसे जब प्रोग्राम बना रहे हो, असल में कहीं बना रहे हो, तो विदाउट डिक्लेरेशन आप उसको यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना बेटा। हाउ डू वी डिक्लेयर? डिक्लेयर करते हुए आपने दो चीजें डिसाइड करनी होती हैं, एक तो उसका नाम और एक उसकी डेटा टाइप, ठीक है। नाम एंड डेटा टाइप मस्ट बी डिसाइडेड, ठीक है। नेम एंड डेटा टाइप मस्ट बी डिसाइडेड व्हेन डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल। नेम और डेटा टाइप दोनों बताने हैं आपने। फॉर एग्जांपल मैं एक डिक्लेयर करके देता हूँ, डिक्लेयर, मैंने अपना नाम स्टोर करना है वेरिएबल में, मैं वेरिएबल का नाम रखूंगा नेम। देखा मैंने कैसे लिखा है, अपर केस फिर बाकी सारे स्मॉल। देन आई हैव टू पुट अ कोलन, एक कोलन लगाना है मैंने, दो डॉट्स जो होते हैं, और आगे उसकी डेटा टाइप लिखूंगा मैं, डेटा टाइप।
डेटा टाइप क्या होती है बेटा, उसके किस टाइप का, नेम के अंदर मैंने क्या स्टोर करना है, मल्टीपल कैरेक्टर्स, तो डेटा टाइप इसमें स्ट्रिंग होगी। यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करो बेटा, कुछ चीज़ें मैं अपर केस में लिख रहा हूँ, ठीक है, कुछ चीज़ें मैं अपर केस में लिख रहा हूँ। अपर केस में जो लिखी हुई चीज़ होती है ना, दैट इज अ कीवर्ड। ऑल्दो आप अपनी चीज़ें भी अपर केस में लिख सकते हो, वेरिएबल नेम कैन बी इन अपर केस वेरिएबल नेम, बट अब अगर वो कीवर्ड होगा इट मस्ट बी इन अपर केस। कीवर्ड को आपने अपर केस में लिखना है। जहां जाते जब भी आपको याद हो जाएंगे आस्ते आस्ते कि कौन कौन से कीवर्ड्स होते हैं। डिक्लेयर का वर्ड इज अ कीवर्ड, इट मस्ट बी अपर केस। स्ट्रिंग का वर्ड है, इंटीजर का वर्ड है, आगे हम बहुत सारे लूप्स यूज करेंगे, फॉर लूप होता है, इफ स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट यूज करेंगे, इफ का वर्ड होगा, एल्स का वर्ड होगा, ये सारी चीज़ें अपर केस में आती हैं। ठीक है, सो एनी कीवर्ड, कीवर्ड जो होता है जो प्रोग्रामिंग कमांड्स होती हैं उनको कहा जाता है, ठीक है, दैट मस्ट बी रिटन इन अपर केस। जो मैंने रेड में लिखा है ये रेड में ही होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर सबको यहाँ तक? ओके। अब इस वेरिएबल क्रिएशन का मतलब ये नहीं है इसके अंदर वैल्यू भी आ गई है। अभी हमने वेरिएबल क्रिएट किया है, वी जस्ट हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट करेंगे। वैल्यू इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, ठीक है, दो लोग इसके अंदर वैल्यू इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो जो प्रोग्राम बना रहा है वो ही इसको कोई वैल्यू साइन कर दे, जो इसकी कोडिंग कर रहा है, जिस तरह मैं ये कोडिंग कर रहा हूँ, मैं ही इसको कोई वैल्यू साइन कर दूं। उसके लिए मुझे असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला। दूसरी ऑप्शन ये है कि मैं यूजर से कहूं जब प्रोग्राम को यूज करेगा उस वक्त यूजर अपनी मर्जी को इसको वैल्यू असाइन कर सकेगा। फॉर एग्जाम्पल आपने कहीं पे लॉग इन करना होता है तो आप यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करते हो, फिर वो असाइनमेंट नहीं हो रही, ठीक है, दैट इज डन बाय द यूजर और द एंड यूजर हु इज यूजिंग द प्रोग्राम। तो उसके लिए दैट इज एन इनपुट स्टेटमेंट, वो भी हम आगे जाके पढ़ेंगे इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, वो एक इनपुट स्टेटमेंट है, वो भी यहाँ पे यूज नहीं हो रही। तो हम यहाँ पे बेटा सबसे पहले इसको असाइन करने की कोशिश करेंगे वैल्यू, दैट इज नेम इज इक्वल टू जो भी हमने नाम असाइन करना है, फॉर एग्जाम्पल मोहम्मद, इसके अंदर जो मर्जी लिख दो फिर, अच्छा, ठीक है। अभी मैंने क्यों लिखा है ऐसे कोटेशन मार्क्स में, बिकॉज इट इज अ स्ट्रिंग। जब भी आप स्ट्रिंग को स्टोर करोगे इट मस्ट बी इन कोटेशन मार्क्स, दैट इज डबल कोटेशन मार्क्स। अगर करेक्टर होता है इसके अंदर तो हम सिंगल कोट लिखते थे, दैट वाज एक्सेप्टेबल। स्ट्रिंग करना है तो डबल कोट्स में ही लिखना है। अब इसके स्ट्रिंग के अंदर जो मर्जी लिखो बेटा वो मैटर नहीं कर रहा होता हमारे लिए, जिस तरह मर्जी अपर केस लोअर केस जो लिखना चाहते हो दैट इज एक्सेप्टेबल। ये हमने नाम को वैल्यू असाइन कर दी, ठीक है बेटा, क्लियर सबको? अब हम फॉर एग्जांपल अपनी एज स्टोर करना चाहते हैं तो मैं डिक्लेयर करूंगा एक वेरिएबल एज एज, रियल होती है एज, नहीं होती, नहीं होती, इंटीजर होगी। और अगर मैंने एज को कोई वैल्यू साइन करनी है, एज इज इक्वल टू 10, यहाँ पे कोई कोट्स नहीं आएंगे बिकॉज ये इंटीजर है, इंटीजर आप डायरेक्टली लिख सकते हो। डन बेटा, ओके। हमने यहाँ पे बात की थी बेटा अगर यूजर असाइन करना चाहे उसके लिए भी यूज एन इनपुट स्टेटमेंट, ठीक है, इनपुट स्टेटमेंट आ जाती है हमारे पास। इनपुट स्टेटमेंट का मतलब क्या है, when we want the user and not the programmer to assign value to a variable or any other storage location। ठीक है, कांस्टेंट तो नहीं हो सकता यहाँ पे, वेरिएबल और एरे आता है दूसरी बात, लेकिन फिलहाल हम वेरिएबल्स डिस्कस करें तो हम वहाँ पे इसको मैं ये लिख लूँ। जब हम चाहते हैं कि यूजर असाइन करे प्रोग्रामर असाइन ना करे, ये प्रोग्रामर ने असाइन किया है, ये प्रोग्रामर ने असाइन किया है, बट यही नाम तो नहीं रहना हमेशा, हर यूजर ने अपने नाम से कोई, अपने लिहाज से कोई नाम सेट करना है। फॉर दैट पर्पज वी विल हैव टू यूज द इनपुट स्टेटमेंट। उसके लिए बेटा हम इनपुट स्टेटमेंट यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्लियर नंबर एज रियल, ठीक है।
हमने इसको वैल्यू असाइन नहीं करनी, वी वांट द यूजर टू एंटर दिस वैल्यू। तो अगर हम इनपुट लिखें, इनपुट नंबर लिखें यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, वो यूजर से एक नंबर मांगना शुरू कर देगा। ठीक है, इट विल आस्क दी यूजर टू एंटर अ नंबर। अपनी मर्जी का यूजर कोई भी फिर उसके अंदर नंबर एंटर कर सकता है। इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ बेटा मैं आपको। ये देखो, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, डिक्लेयर वही जो हमने की है, नंबर एज रियल। और मैंने यूजर से कहा कि इनपुट करे वो यहाँ पे नंबर। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा तो देखो मेरे से ये नंबर मांग रहा है, इट इज आस्किंग मी टू एंटर अ नंबर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मसला ये आ रहा है कि जो यूजर होगा ना, एंड यूजर, उसको सिर्फ ये स्क्रीन नजर आ रही होगी, ये पार्ट ऑफ द स्क्रीन। ठीक है, ये जो आपके सामने मार्क कर रहा हूं ना, ये वाला, ये पार्ट ऑफ द स्क्रीन नजर आ रहा होगा उसको सिर्फ। क्या सिर्फ इस पार्ट को देखते हुए यूजर ये बता सकता है कि उसने क्या चीज एंटर करनी है यहाँ पे? ये तो समझ है, इस कर्सर ब्लिंक करने से ये समझ आ जाती है कुछ हमने एंटर करना है। कर्सर जिधर ब्लिंक कर रहा होगा, यूजर को ये समझ आ जाए कि वी हैव टू एंटर समथिंग। बट उसको ये नहीं पता कि मैं क्या एंटर करूं, मैंने नाम एंटर करना है, नंबर एंटर करना है, क्योंकि मैंने गलत एंट्री कर दी तो डेटा टाइप गलत हो जाएगी और वहां पे तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल मैं एंटर कर 3.45, तो वो एक्सेप्ट हो गया मेरा नंबर, क्योंकि मुझे पता था प्रोग्राम के अंदर है क्या। एंड यूजर को ये कोड नजर नहीं आ रहा होता, उसको सिर्फ ये आउटपुट नजर आ रही होती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं बेटा, वी ऐड एन एक्स्ट्रा आउटपुट स्टेटमेंट विद इट। एक एक्स्ट्रा आउटपुट स्टेटमेंट ऐड कर देते हैं इनपुट कराने से पहले, ताकि यूजर को पता हो कि उसने क्या एंटर करना है। आउटपुट स्टेटमेंट का सिंटेक्स क्या होता है, आप आउटपुट लिखते हो और आगे जो मैसेज दिखाना चाहते हो, मैसेज का मतलब है एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इसमें होती है कोट्स में, मैं इसको कहता हूँ एंटर नंबर। ठीक है, अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करूंगा, ठीक है, अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूं, यहाँ पे देखना, इससे पहले मैं एक स्टेटमेंट ऐड करता हूँ, आउटपुट एंटर और नंबर। ठीक है, प्रोग्राम को रन करें। अब यूजर को ये पार्ट नजर आ रहा होगा, सिर्फ ये वाला पार्ट नजर आ रहा होगा बेटा यूजर को। ठीक है, इसको देख के उसको पता लग गया मैंने कोई नंबर एंटर करना है यहाँ पे। ठीक है, यूजर को समझ आ जाए कि मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर फोर भी एंटर कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, दैट इज एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू कैन यूज एन आउटपुट स्टेटमेंट। अब आउटपुट जरूरी नहीं है कि आप कोई किसी एक मैसेज को ही करो, आप वेरिएबल को भी आउटपुट कर सकते हो। आप कोई वेरिएबल और स्ट्रिंग दोनों का कॉम्बिनेशन भी आउटपुट कर सकते हो। ठीक है बेटा, इनपुट एंड आउटपुट अंडरस्टूड। तो जब भी आपने इनपुट करानी है तो कोशिश ये करना है आपने कि उससे पहले आउटपुट मैसेज भी हो, ताकि एंड यूज़र जो उसको यूज़ करेगा उसको प्रोग्राम की अंडरस्टैंडिंग हो कि उसने कैसे इनपुट, अगर इनपुट कराना है तो क्या इनपुट करना है, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियर होनी चाहिए। ठीक है बेटा, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मैं इस यूजर ने जो नंबर एंटर किया, आई वांट टू आउटपुट द स्क्वायर ऑफ दिस नंबर। इसी नंबर का मैंने स्क्वायर आउटपुट कर देना है। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, आउटपुट नंबर, तो इससे नंबर की वैल्यू आ जाए यूजर ने जो एंटर की है। नंबर की क्या होता है, नंबर को या तो मल्टीप्लाइड बाय नंबर कर दो दोबारा, या रेस टू पावर टू कर दो, दोनों हो सकते हैं। आप ये भी लिख सकते हो नंबर की पावर टू, हो, नंबर की पावर टू इज एक्सेप्टेबल, या नंबर इंटू नंबर, दोनों एक्सेप्टेबल है। अगर ये मैं करूँगा करूँगा तो आप देखो क्या होगा आपके सामने, अगर मैं यहाँ पे आउटपुट करूँ नंबर की पावर टू, रिजल्ट देखना बेटा, कुछ जो भी नंबर एंटर 3 एंटर करूंगा, देखो 9 आ गया। अगर मैं 5 एंटर करूंगा, वो 25 आउटपुट में आ रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ बेटा यू कैन यूज द आउटपुट स्टेटमेंट। आप या तो मैसेज दिखा दो, या तो आप कोई वेरिएबल यूज कर सकते हो, कोई इक्वेशन यूज कर सकते हो, और दोनों को कंबाइन भी कर सकते हो। अगर आप दोनों को कंबाइन करना चाहते हो कि मैसेज भी आए साथ रिजल्ट को, यहाँ पे 25 आंसर आ रहे हैं, बट मुझे नहीं पता है 25 क्या है, यूजर को क्या पता, 5 एंटर किया 25 आंसर आ गया, हुआ क्या पीछे। तो आप इसके आउटपुट स्टेटमेंट से पहले एक मैसेज ऐड कर दो, स्क्वायर स्क्वायर ऑफ नंबर इज, हम दोनों को अटैच करने के लिए आपने बीच में कोमा डालना है, एक मैसेज
और एक वेरिएबल या इक्वेशन को दोनों को आपस में अटैच करना हो आपने आउटपुट स्टेटमेंट के अंदर, तो आपने बीच में कोमा डालना है। और ये बार बार हो सकता है, दोबारा मैसेज भी आ सकता है, कोमा करके दोबारा मैसेज लिख दो, कोमा करके दोबारा वो चीज़ ऐड कर दो, नॉट जस्ट वन टाइम, मल्टीपल टाइम्स आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो आपकी आउटपुट स्टेटमेंट में या तो सिर्फ मैसेज हो सकता है, सिर्फ वेरिएबल या इक्वेशन हो सकती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, जिस तरह मैंने आपको ये करके दिखाया। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं बेटा। मैंने 4 एंटर किया, आउटपुट क्या आ रही है, द स्क्वायर ऑफ नंबर है 16। अब ये ज़्यादा लॉजिकल आउटपुट है आपके सामने, इसको देख के आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई मसला बेटा यहाँ तक है किसी को?